कहानियां बहुत सारी कही है मैंने, पर ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि ये कहानी काल्पनिक नहीं है बल्कि हकीकत है। ये कहानी लुई ज़ैम्पेरिनी के जीवन की एक सच्ची कहानी है। जब लुई छोटा था तो बहुत शैतान था। लुई आम बच्चों से बहुत अलग था। वो चोरियां करता था, सिगरेट पीता था और बचपन में ही शराब पीने लगा था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके पिताजी रोज उसे पीटते थे, लेकिन इन सब से लुई को घंटा फर्क ना पड़ता। वो अपनी शैतानियां ज्यों की त्यों बरकरार रखता। उसकी शैतानियों से सिर्फ उसके घर वाले नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला परेशान था। जब एक दिन लुई छुपके शराब पी रहा था तो वही उसके पास कुछ लड़कियां आके बैठ जाती है और लुई की गलत हरकत की वजह से कोई उसका पीछा करता है और लुई उससे बचने के लिए बहुत तेज भागता है। और उसी वक्त उसका भाई ग्राउंड में रनिंग कर रहा था और वो लुई को भागता हुआ देख लेता है और वो उसका स्टेमिना देख के बहुत हैरान था। वो उसे रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन लुई कहता है मुझे मत समझाओ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे कुछ बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन लुई का बड़ा भाई बोलता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, अगर तुम झेल सकते हो तो तुम खेल सकते हो और तुम्हें पता है कि तुम झेलने में कितने माहिर हो। तुम इस बार रेस की तैयारी करो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम जीत जाओगे और अगर तुमने हार मान ही ली है तो मुझे ये भी पूरा यकीन है कि तुम्हें भविष्य में भीख मांगने की नौबत आ सकती है। और इस तरह से लुई अपने बड़े भाई का कहा मानकर प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और कुछ ही दिनों बाद जब स्कूल में रेस होती है तो शुरू में तो लुई सबसे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन जब उसका भाई उसे मोटिवेट करता है तो वो दौड़ने लगता है सबसे तेज। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले कई सालों तक लुई का बड़ा भाई लुई को प्रैक्टिस कराता है और अब वो कई रेस करता है और सब में फर्स्ट आता है और वो एक नया रिकॉर्ड भी बनाता है। वो 4 मिनट में 1 मील दौड़ता है और आज तक के इतिहास में इतना तेज कोई नहीं दौड़ा था और इसी के चलते उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। अब जब वो ओलंपिक में दौड़ने जा रहा था तो वो अपने बड़े भाई को कहता है कि भैया आप भी चलो, पर उसका भाई मजाक में कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम जीतने वाले तो हो नहीं। लुई कहता है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अगले टोक्यो ओलंपिक में मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। और जब वो ट्रेन में चढ़ जाता है तो उसका भाई उसे कहता है कि दर्द की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जहाँ पे इंसान टूट जाता है, हार मान लेता है। अगर वो उस पल में हार ना माने, डटा रहे, तो वही पल उसकी जिंदगी बदल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलंपिक में लुई 5000 मीटर रेस दौड़ रहा है, लेकिन वो बहुत पीछे था। लेकिन वो आखिर में इतना तेज दौड़ता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है, क्योंकि आज से पहले इतने कम समय में आखिरी राउंड इतनी तेज किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था। ये ओलंपिक हुआ था 1936 में और लुई का सपना था कि जो अगला ओलंपिक है 1940 में टोक्यो में, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा और मेडल लेकर आएगा। लेकिन उसका वो सपना अधूरा रह गया क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और 1940 का ओलंपिक रद्द हो गया। तो अब कहानी आती है सीधा 1943 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इस समय अमेरिका और जापान में लड़ाई चल रही थी। लुई और उसके साथियों की पूरी टीम का काम था कि वो प्लेन से जाते हैं और दुश्मन की चौकी पे धावा बोलते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। अब एक दिन फाइटिंग के दौरान उनका प्लेन डैमेज हो जाता है और उनके कई साथी घायल हो जाते हैं और कई शहीद हो जाते हैं। अब प्लेन काफी हद तक डैमेज हो चुका था, इसलिए प्लेन को लैंड करवाना नामुमकिन था, लेकिन किसी तरह से कैप्टन अपनी सूझबूझ से प्लेन को लैंड करवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुई अपनी रेस की प्रैक्टिस कर रहा है और उसका दोस्त उसके पीछे जीप दौड़ा रहा है। तभी उनके बाकी साथी आते हैं और कहते हैं कि हमें फिर से जाना होगा। अब की बार जंग में नहीं जाना बल्कि कुछ सोल्जर्स को ढूंढना है जो समंदर में कहीं पे फंस गए हैं। अब इसके बाद ये समंदर में फंसे हुए लोग को ढूंढने जाते हैं, लेकिन इनके खुद के प्लेन की हालत बहुत खस्ता थी और इसी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में सभी मर जाते हैं, बचते हैं तो सिर्फ 3 लोग, जिनमें से एक लुई भी था। अब इन तीनों के पास 2 एयरबोट बचती है, उसमें वो बैठ जाते हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ चॉकलेट थी और थोड़ा सा पानी था। लुई कहता है कि चॉकलेट का एक टुकड़ा सुबह खाना है और एक शाम को, और पानी 2 घूंट से ज्यादा कोई नहीं पिएगा। लुई ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि कोई उन्हें ढूंढने जरूर आएगा, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि ये पागलपन है, उन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा और अब वो मरने वाले हैं क्योंकि चारों तरफ समंदर है जिसका कोई छोर नहीं। अब रात को ये सो जाते हैं और रात बहुत भयानक होती है, बहुत डरावनी। सुबह ये देखते हैं कि कोई प्लेन ऊपर से गुजर रहा है। उसे देखकर ये फायर गन से सिग्नल भेजते हैं, आवाजें लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज पहुंच नहीं पाती और प्लेन चला जाता है और ये पल इनको बहुत निराश करता है। तभी लुई देखता है कि वहाँ पे चॉकलेट के डिब्बे खाली पड़े हैं। दरअसल उनमें से एक ने, जिसका नाम मेक था, उसने रात को ही सारी चॉकलेट खा ली थी और ये देखकर लुई को उस पर बहुत गुस्सा आता है। धीरे धीरे वक्त बीता है और उन्हें समंदर में फंसे कई दिन हो चुके हैं और उनका बिना खाना पानी के बहुत बुरा हाल है क्योंकि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता। वो चुपचाप अपनी एयरबोट पे बैठे हैं। उनकी बोट पे गहरी खामोशी है
तभी एक बड़ा सा पक्षी उनकी बोट पे आके बैठ जाता है और इस पक्षी को ये खाने के रूप में देखते हैं। ये बड़ी चालाकी से उसे पकड़ लेते हैं और उसे खा लेते हैं, लेकिन उसे हजम नहीं कर पाते। तभी इनमें से एक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम मछलियाँ तो पकड़ ही सकते हैं ना, इसलिए अब ये मछलियाँ पकड़ते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। और कुछ दिन बाद तो एक छोटी शार्क भी पकड़ते हैं। पर एक रात को क्या होता है कि समंदर में एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है और इन सबको अपनी मौत दिखने लगती है। और यही तो सच्चाई है कि जब मौत नजदीक आती है तब जिंदगी की वैल्यू पता चलती है। लुई भगवान से प्रार्थना करता है कि अगर आप मुझे बचा लोगे प्रभु, तो मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पण कर दूंगा। और इस तूफान से वो बच जाते हैं। शायद उनकी भगवान सुन लेते हैं। अब वो खाने के लिए तो मछलियाँ पकड़ ही रहे थे, लेकिन पानी नहीं था और ये भी ऊपर वाला सुन लेता है और बरसात होने लगती है। बारिश को देखकर ये बहुत खुश होते हैं, पानी पीते हैं और पानी जमा भी करते हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि ऊपर से प्लेन गुजर रहा है और प्लेन को देखकर ये उसे सिग्नल देते हैं, लेकिन ये प्लेन जैपनीज था और वो इन पे हमला कर देते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूद जाते हैं। इसके बाद जब ये ऊपर आते हैं तो प्लेन फिर से इन पे अटैक करता है और ये फिर से पानी में कूद जाते हैं और वो प्लेन इनकी एयरबोट पे काफी सारी गोलियां दागने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे में उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उनकी एक बोट गोलियां लगने की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी है। एक को तो ये रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बोट खराब है और अब ये तीनों एक ही बोट में एडजस्ट करते हैं। और अब इनको समंदर में 35 दिन बीत चुके हैं और मैं एक भूख प्यास और मानसिक तनाव को झेल नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। और अब ये दो ही बचे हैं, लेकिन इनकी हालत भी बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी देर में ये भी मरने वाले हैं। इनकी हालत इतनी खराब है कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते और ऐसे इनको पड़े पड़े 47 दिन बीत जाते हैं। और एक दिन इनको एक जैपनीज शिप देख लेता है और इनको अरेस्ट कर लेता है। जैपनीज लुई और उसके दोस्त को एक कैंप में ले जाते हैं जो कि जंगल में था। वो लुई को पहचान जाते हैं कि एक फेमस एथलीट है और यहाँ पे वो इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। और इसके बाद काफी टॉर्चर करने के बाद इनको एक दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है जो कि टोक्यो में था, जहाँ पे लुई ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए हमेशा से जाना चाहता था। टोक्यो में इनकी तरह बहुत सारे बंदी होते हैं और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो बहुत ही क्रूर होता है। वो इनसे कहता है कि तुम जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही सुलूक होगा जैसा दुश्मनों के साथ होता है। तभी लुई उसकी तरफ ऐसे ही देख लेता है, जिससे इंचार्ज भड़क जाता है। वो उसे बहुत मारता है और कहता है कि मेरी आंखों में कभी मत देखना। इसके बाद इनको सोने की एक जगह दिखाई जाती है जो कि बहुत गंदी थी और सुबह वो इंचार्ज इनसे पूछता है कि तुम में से ओलंपिक एथलीट कौन है। लुई अपना हाथ ऊपर करता है और इसके बाद वो लुई की और अपने साथी की रेस लगवाता है, जिसमें लुई हार जाता है क्योंकि अब वो बहुत कमजोर हो चुका है। और इसके बाद वो इंचार्ज उसे बहुत मारता है। और इतना ही नहीं, उन सब कैदियों में से वो सबसे ज्यादा लुई से ही नफरत करता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके और लुई की कोई पर्सनल दुश्मनी हो। इसके कुछ दिनों बाद वहाँ पे रेडियो से कुछ लोग आते हैं और वो लुई से बोलते हैं कि अमेरिकी सरकार तुम्हारे घर वालों को ये बता रही है कि तुम मर चुके हो। वो कहते हैं कि क्या तुम रेडियो के जरिए अपने घर वालों को बताना चाहोगे कि तुम जिंदा हो। और इसके लिए लुई मान जाता है और लुई रेडियो के जरिए अपने घर वालों को एक मैसेज देता है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो लुई को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसमें जो भी अमेरिका के बारे में लिखा है वो तुम्हें रेडियो पे बोलना होगा। अगर तुम ये बोलोगे तो हम तुम्हें कैंप में नहीं भेजेंगे, बल्कि यहीं पे तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देंगे। लेकिन लुई कहता है कि इसमें जो अमेरिका के बारे में लिखा है वो सच नहीं है और मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। और इसके बाद वो लुई को फिर से कैंप में भेज देते हैं और जो कैंप का इंचार्ज होता है वो लुई के हाथ पीछे से बंधवा देता है और सबको उसके मुंह पे पंच मारने को कहता है। हालांकि कोई भी लुई को मारना नहीं चाहता, लेकिन तभी वो एक अधमरे कैदी को वहाँ पे लाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। इंचार्ज कहता है कि अगर तुमने इसके मुंह पे नहीं मारा तो ये जान से जाएगा। और इसके बाद तो लुई सबको फोर्स करता है कि मुझे मारो और सब लाइन में खड़े हो जाते हैं और लुई को बहुत मारते हैं। वो लाइन इतनी लंबी थी कि लुई को मारते मारते शाम हो चुकी थी। इसके कुछ दिनों बाद कैदियों के लिए एक अच्छी न्यूज आती है, वो ये कि यहाँ का जो इंचार्ज था उसका प्रमोशन हो गया है और उसका यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। अब एक रात को उनके कैंप में बमबारी होती है, जिससे उनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है और जो कैदी बच जाते हैं उन्हें एक दूसरे बंदी गृह में ले जाया जाता है। और दुख की बात ये थी कि वहाँ पे वही इंचार्ज था। यहाँ पे इन कैदियों से दिन भर बहुत ही मुश्किल काम करवाया जाता है। एक बार जब लुई ऊपर से नीचे आ रहा था तब एक जैपनीज सिपाही उसे धक्का दे देता है, जिससे लुई नीचे गिर जाता है और उसके पैर में बहुत चोट आती है। अब एक दिन लुई काफी थक जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा सहारा लेता है, लेकिन तभी उसे वही सैनिक देख लेता है जिसने उसे धक्का दिया था और वो उसे पकड़कर इंचार्ज के पास ले जाता है। अब ये जो सीन आप देखने वाले हैं
ये इस मूवी का आइकॉनिक सीन है। अब लुई एक तो पहले से थका हुआ था और वो इंचार्ज उसे बहुत ही भारी लकड़ी उठाने के लिए कहता है। लुई बड़ी मुश्किल से वो लकड़ी उठाकर अपने कंधे पे रख लेता है और इंचार्ज बोलता है कि इसे सर पे उठाओ और लुई अपनी पूरी ताकत लगाकर वो लकड़ी सर पे उठा लेता है। वो इंचार्ज सिपाही से कहता है कि अगर इसने लकड़ी नीचे गिराई तो इसको गोली मार देना। अब लुई ने लकड़ी उठा रखी थी लेकिन उसकी हालत बहुत कमजोर थी, इसलिए वो लकड़ी उसके सर के नजदीक आ जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी लुई उस इंचार्ज की आंखों में देखते हुए अपनी पूरी जान लगाकर लकड़ी को ऊपर उठाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखता रहता है, उसे घूरता रहता है। ये देखकर वो इंचार्ज घबरा जाता है। वो कहता है कि मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन लुई नहीं रुकता और इसके बाद वो इंचार्ज लुई को बहुत मारता है, लेकिन अभी भी लुई उसी की तरफ देख रहा था। और इसी वक्त लुई को वो पल याद आता है जब उसके भाई ने कहा था कि अगर तुम खेल सकते हो तो खेल सकते हो, एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। और अब तक तो लुई अपने दर्द और डर पर जीत हासिल कर चुका था। वो इंचार्ज लुई को इतना मारता है कि वो खुद थक जाता है और लुई की भी ऐसी हालत हो जाती है कि अब वो खड़ा भी नहीं हो सकता। वो रात भर वही पड़ा रहता है। इसके कुछ दिनों बाद इन कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, इसलिए हम आपको न्योता देते हैं कि आप हमारी हकूरा नदी में नहाए। अब सारे कैदी नदी की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको डर था कि ये हमें मारने वाले हैं। और अब जब वो नदी में खड़े थे तब उनको एक हवाई जहाज आता दिखता है जो उन्हीं की कंट्री से था। और ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब जंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद लुई अपनी सरजमी में जाता है और सबसे पहले अपनी धरती को चूमता है और फिर वो अपने माँ बाप और भाई बहन से मिलता है और 1947 में वो शादी कर लेता है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी समाप्त हो जाती है। आपको वो पल तो जरूर याद होगा जब लुई अपने दोस्तों के साथ समुद्री तूफान में फंसा हुआ था। तब लुई ने कहा था कि अगर मैं बच गया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर की भक्ति में लगा दूंगा। और लुई ने आगे चलकर ऐसा ही किया। लुई का एक सपना था कि वो ओलंपिक में टोक्यो में दौड़े और ये सपना उन्होंने 80 साल की उम्र में पूरा किया।